गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः में हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और जिस किसी ने भी अगर हमारे महाविद्यालय के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो नए वीडियो है उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। हमारे इस महाविद्यालय में तीनों संकाय साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की नियमित कक्षाएं संचालित होती है। आप अगर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको जो ये वीडियो है इनकी अपडेट मिलती रहेगी और आप अपनी तैयारी है उसको सुचारू रूप से जारी रख सकोगे। इसलिए महाविद्यालय के इस YouTube चैनल है, इसको क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। हम जो BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी, इसमें हम न्यायपालिका जुडिशरी सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन कर लिया। उस न्यायालय का भी हमारी प्रीवियस क्लासों में 2 क्लासें आ चुकी है और आज भी हम जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स है उसके बारे में हम जो बातें रह गई है उनके बारे में जानेंगे। आपको पता ही है वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय कितने हैं, 25 है। 25वां कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का जो अमरावती में 1 जनवरी 2019 से क्या हुआ था, इसने कार्य करना है वो क्या किया था, शुरू किया था। सबसे न्यायाधीशों की दृष्टि से या संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का है, तो सबसे न्यायाधीशों की संख्या की दृष्टि से छोटा कहाँ का है, सिक्किम का, जो कहाँ है, गंगटोक में है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। आज हम उस न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनको हटाने की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे हमने जब उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन किया था तो उसमें हम जान चुके हैं कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाते हैं वैसी ही प्रक्रिया क्या है, ये जो 25 उच्च न्यायालय इनके न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले हमारे को ये ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद से हटाते हैं। हटाने की प्रक्रिया है, हटाते कौन है, भारत के राष्ट्रपति हटाते हैं। और राष्ट्रपति उच्च न्यायालय है, इनको कौन हटाता है, भारत का राष्ट्रपति हटाता है। सामान्यतः उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो हटाने की प्रक्रिया है जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है वैसी है। अब हटाने के आधार, किस आधार पर हम हमारे जो ये उच्च न्यायालय इनके न्यायाधीशों को हटाएंगे, तो वही आधार है जिस प्रकार से हमने हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया पढ़ी थी। उसी आधार पर सबसे पहले कदाचार के आधार पर, दुराचार के आधार पर, दुर्व्यवहार के आधार पर, ठीक है, मतलब उसका आचरण सही नहीं है, तो सबसे पहले हो गया कदाचार के आधार पर। दूसरा है कार्य करने में असमर्थता के आधार पर, मतलब अक्षम है, वो अक्षमता है, वो कार्य कर नहीं सकता, शारीरिक रूप से वो क्या नहीं है, शारीरिक और मानसिक रूप से वो क्या नहीं, सही नहीं है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको हटाता राष्ट्रपति है, वो प्रक्रिया भी हम अध्ययन करेंगे उसका। और हटाने के सबसे पहले आधार क्या है, तो कदाचार के आधार पर, और दूसरा है कार्य करने में असमर्थता के आधार पर। 2 ही आधार है, चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो। अब आधार क्या है, तो न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो संसद के द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा? भारत की जो संसद है उसके द्वारा हटाया जाता है। और किस प्रकार हटाएंगे, देखो, न्यायाधीशों को संसद की एक विशेष प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा जिसमें संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। जिसमें संसद के क्या होगी, विशेष जो बहुमत है उसकी आवश्यकता होगी। कहने का मतलब है, विशेष बहुमत का मतलब होता है कुल जो सदन है उसी सदस्य संख्या का तो बहुमत, और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 उसे क्या हो, सहमत हो। तो विशेष बहुमत है, इसका मतलब होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का तो बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 बहुमत से हो। अब न्यायाधीश जांच अधिनियम बना था 1968 में। सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि न्यायाधीश जांच अधिनियम, न्यायाधीश जांच अधिनियम है, कब बना था? 1968 में। कब बना था? 1968 में। अब इसमें यह है, न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव, न्यायाधीश जांच अधिनियम बना था 1968 में। इसमें न्यायाधीश को हटाएंगे, ये 2 आधार है, कदाचार के आधार पर और कार्य करने में असमर्थता के आधार पर। अब हटाएंगे कैसे, तो संसद की एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है, अगर न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है तो वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है।
न्यायाधीश को हटाने का जो प्रस्ताव है ये संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये बाध्यता नहीं है कि भाई पहले लोकसभा में लाया जाएगा, पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। सदन के, ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो और चाहे लोकसभा हो। लोकसभा के, अब अगर लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा के कितने सदस्य होने चाहिए? 100 सदस्य, क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? 543 है। पहले 545 थी, जो 2 आंग्ल भारतीय थे, उनको जो वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से आंग्ल भारतीय को क्या कर दिया गया, अब ये समाप्त कर दिया गया है। तो इसलिए ध्यान रखना है, अगर न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में आता है तो लोकसभा के कितने सदस्य? 100 सदस्य। और यही प्रस्ताव अगर राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा के कितने सदस्य? 50 सदस्य। ध्यान रखना है कि न्यायाधीश का जो संसद अधिनियम, संसद जांच अधिनियम, न्यायाधीश जांच अधिनियम जो संसद ने बनाया था 1968 में, इसमें अगर किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लाया जाए तो आधार 2 कदाचार के आधार पर और कार्य करने में असमर्थता के आधार पर, और अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य, और अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो राज्यसभा के 50 सदस्य। राष्ट्रपति को संबोधित, अब ये संबोधित किसको करेंगे? क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम में, न्यायाधीश को या जांच अधिनियम है या जो हटाने वाला प्रस्ताव है वो किसको संबंधित होगा, किसको संबोधित होगा, किसको संबोधित होगा? तो ये किसको संबोधित होगा? ये राष्ट्रपति को संबोधित होगा। ध्यान रखना है, बार बार क्वेश्चन आया है तो ये ध्यान रखना है। लोकसभा के 100 सदस्य संख्या, राज्यसभा के 50 सदस्य, और संबोधित किसको होगा? राष्ट्रपति को। लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र है वो संबंधित सदन के स्पीकर या राष्ट्रपति को संबोधित देंगे। और अगर लोकसभा में आता है तो लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर, जो कौन है? ओम बिरला है। अध्यक्ष के 2 चाहे स्पीकर के 2 एक ही बात है। और यहाँ पर किसको देंगे? सभापति को। सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का क्या होता है? अनुच्छेद 64 व 89 के तहत पदेन सभापति होता है। तो लोकसभा में लाया जाएगा, संबोधित राष्ट्रपति को ही होगा। किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को देंगे। स्पीकर और लोकसभा अध्यक्ष एक ही होता है। और राज्यसभा है, इसमें 50 सदस्य, और किस संबोधित राष्ट्रपति को किसको देंगे? सभापति को। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। स्पीकर या सभापति द्वारा प्रस्ताव को, अब स्पीकर या सभापति देखेंगे कि वो जो प्रस्ताव ये लाए हैं न्यायाधीश को हटाने का, ये वास्तव में सही है कि नहीं है। अगर सही है तो वो क्या कर सकते हैं? इसको स्वीकार कर सकते हैं। और उनकी नज़र में सही नहीं है या जिस मानदंड से लाना चाहिए उसके अनुसार नहीं लाया जा रहा है तो वो क्या कर सकते हैं? अस्वीकार भी कर सकते हैं। मतलब ये लोकसभा में लाया जा रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास, राज्यसभा में लाया जा रहा है तो राज्यसभा के सभापति के पास ये अधिकार होता है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। इस मामले में वो क्या है? स्वतंत्र है। स्पीकर या सभापति द्वारा प्रस्ताव स्वीकार भी किया जा सकता है या उसे क्या कर सकते हैं? अस्वीकार भी कर सकते हैं। स्पीकर या सभापति द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर, अगर स्पीकर या सभापति ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो स्वीकार करने के बाद में क्या होगी? एक प्रक्रिया होगी। सबसे पहले सदन में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन करेंगे। 3 सदस्य ही, अगर किसी ने दोनों ही सदनों में से जिस सदन में पहली बार लाया गया और उसने स्वीकार कर लिया गया तो सबसे पहले क्या होगा? एक 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई जाएगी। वो जांच करेगी कि वास्तव में जो इसके आधार पर लाया गया है वो वास्तव में सही है क्या, इस बात की क्या करेगी? जांच करेगी। तो 3 सदस्य होंगे इसमें, सबसे पहले 3 सदस्य होंगे इसमें। इसका अध्यक्ष होगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। या जो ये 3 सदस्यीय समिति है इसमें कितने सदस्य? ये 3 सदस्यीय समिति होंगे। सदस्य कौन होंगे? तो उच्चतम न्यायालय के जो भी कौन है? हमारे सुप्रीम कोर्ट है। या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऐसे बोबड़े हैं। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दूसरा है किसी, जितने अपने 25 हाई कोर्ट्स है तो इन 25 उच्च न्यायालयों में किसी का भी एक का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और तीसरा व्यक्ति होगा कोई पारंगत विधिवेता। कोई पारंगत विधिवेता। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर किसी भी सदन में ये उस अध्यक्ष या
सभापति ने स्वीकार कर लिया तो उसके बाद में एक 3 सदस्यीय जांच समिति बनाएंगे। इसमें 3 सदस्य होंगे, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य, एक तो उच्चतम न्यायालय किसी भी 25 जो अपने उस न्यायालय उसका मुख्य न्यायाधीश और कोई पारंगत विधिवेत्ता, ये क्या होंगे, इसके सदस्य होंगे। और यदि इस समिति ने जांच की और अगर जांच में इस समिति ने अगर आरोप सही पाया कि जो आरोप न्यायाधीश पर लगाए गए वो क्या है, सही है, बिल्कुल एकदम सटीक है, सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर, तो जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है वह सदन, अगर इस समिति ने इस बात की जांच कर ली कि आरोप सही है तो एक जिस सदन में लाया, अगर लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा में, अगर राज्यसभा में लाया गया है तो राज्यसभा में, और वहाँ पर इस पर क्या होगा, वहाँ पर इस पर है वो मतदान होगा। तो फिर अगर मतदान होगा तो उपस्थित और कुल सदस्य संख्या का तो बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। तो लोकसभा की सदस्य संख्या है 543, कहने का मतलब 272 सदस्य कम से कम होना चाहिए और जो उपस्थित और मतदान करने वाले उसके 2/3। यदि जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है वह सदन विशेष बहुमत से न्यायाधीश के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करेगा। विशेष बहुमत का अर्थ होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत एवं उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इसके पश्चात ये दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन में भी इसी प्रक्रिया से क्या किया जाएगा, पारित किया जाएगा। कुल राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा की सदस्य संख्या होती है 245 और 245 के 123 है, कम से कम होने चाहिए, और फिर 245 का 2/3 अगर पारित हो गया। इसके पश्चात दूसरे सदन में भी विशेष बहुमत से अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया, प्रस्ताव पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति संबंधित न्यायाधीश को, और उस प्रस्ताव के पारित होने के बाद में राष्ट्रपति जो संबंधित न्यायाधीश के खिलाफ जो ये लाया गया है ये जो आरोप ये हटाने की प्रक्रिया लाई गई है उसको राष्ट्रपति क्या कर देंगे, हटा देंगे। प्रस्ताव पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति संबंधित न्यायाधीश को उसके पद से हटा देंगे। अभी तक जो ये 3 न्यायाधीश है उनके विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव लाया गया है अभी तक, वैसे अब 5 हो गए हैं पर हमारी जो बुक में वो 3 आए हैं। तो सबसे पहले लाया गया था रामास्वामी न्यायमूर्ति, अभी वर्तमान तक ये 5 जो न्यायाधीश है उनके आ गया है, हमारी बुक में है वो 3 ही है। तो सबसे पहले है वो न्यायमूर्ति रामास्वामी पर लाया गया था और ये क्या नहीं हुआ, ये लोकसभा में पारित नहीं हुआ। ये पंजाब और हरियाणा के क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे और इन पे आरोप लगा था कि इन्होंने क्या किया है, जो धन है उसका दुरुपयोग किया है और आरोप लाया गया। परंतु जिस प्रकार से हम देख रहे हैं लोकसभा में इस 2/3 विशेष बहुमत से क्या नहीं हो पाया, पारित नहीं हो पाया, इसलिए इनको क्या नहीं किया गया, ये हट नहीं पाए। उसके बाद में सौमित्र सेन 2007-8 में पहले रामास्वामी के खिलाफ लाया गया परंतु ये लोकसभा में पारित नहीं हुआ। फिर सौमित्र सेन के खिलाफ लाए गए और सौमित्र सेन के विरुद्ध लाया गया और ये प्रस्ताव राज्यसभा में पारित हो गया। ये सभा सौमित्र सेन के लिए राज्यसभा में लाया गया था पहली बार, सबसे पहले प्रस्ताव, और राज्यसभा में पारित हो गया। तो सौमित्र सेन ने लोकसभा में ये पारित होने से पहले क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। ये कलकत्ता जो हाईकोर्ट है वहाँ के न्यायाधीश थे। तो ध्यान रखना है ये जो हटाने की जो प्रक्रिया है इसमें त्यागपत्र देने वाले पहले न्यायाधीश है तो कौन थे, सौमित्र सेन थे। और तीसरे है न्यायमूर्ति पी.डी. दिनाकरण, ये कहाँ के थे, कर्नाटक हाईकोर्ट के। और इनके खिलाफ लाया गया तो इन्होंने पी.डी. दिनाकरण इनके खिलाफ लाया गया, कर्नाटक के थे और इन्होंने क्या कर ली, इनके खिलाफ भी ये लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। तो ये हमने जो न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रक्रिया इसका अध्ययन किया। सबसे पहले न्यायमूर्ति रामास्वामी थे, ये कहाँ के थे,
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के, दूसरे सौमित्र सेन कलकत्ता के और तीसरे पीडी दिनकरण कर्नाटक के। इस सौमित्र सेन ने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया और इनके खिलाफ लोकसभा में क्या नहीं हो पाया? ये पारित ही नहीं हो पाया। तो आज की हमने क्लास में न्यायाधीशों के जो हटाने की प्रक्रिया है इसके बारे में अध्ययन किया। आगे की क्लास में इनके बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और हमारी जो राज व्यवस्था जो बुक है इसमें ये अध्याय न्यायपालिका, इसका अध्ययन कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।